नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद वो बनने वाले हैं खबरों की दुनिया के एक बहुत बड़े बदलाव के साक्षी। बदलाव क्या है ये हम आपको जल्द ही बताएंगे और दिखाएंगे भी। फिलहाल रुक करते हैं इस वक्त की खबर का। तो इस वक्त खबर आ रही है 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। संत कबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर का करेंगे दौरा। संत कबीर नगर में नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम। दोपहर 1:25 पर करीब कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर में रामकोला कप्तानगंज तहसील पहुंचेंगे। कुशीनगर में भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण है, शिलान्यास है। वहीं किसान इंटर कॉलेज सेवरही में जनसभा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे कुशीनगर से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। शाम 5 बजे कुशीनगर से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिन भर आज कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। गोरखपुर जाएंगे, कुशीनगर का दौरा करेंगे, संत कबीर नगर में नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण करेंगे। तो ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर कई योजनाएं हैं, जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। जनसभा को संत कबीर नगर में संबोधित करेंगे और इसके अलावा जब पूरा कार्यक्रम हो जाएगा तो शाम को वो कुशीनगर से पहुंचेंगे अपने गोरखपुर में, जहां से ये हमेशा जीतते आए हैं। किसान इंटर कॉलेज सेवर ही में जनसभा भी करेंगे। शाम 5 बजे कुशीनगर से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो काफी एक्शन मोड में चल रहे हैं, बिजी चल रहा है शेड्यूल सीएम योगी आदित्यनाथ का। और आज सुबह से लेकर शाम तक काफी व्यस्त रहने वाला है इनका शेड्यूल। संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। वहीं किसान इंटर कॉलेज सेवरही में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:25 पर कुशीनगर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, आज काफी व्यस्त रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का खुद जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखें तो काफी व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सबसे पहला जो कार्यक्रम उनका है वो संत कबीर नगर में उनका कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर 123 करोड़ रुपए की लागत से जिला कारागार का निर्माण कराया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसका जो है आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद 123 करोड़ की लागत से जिला कारागार बनाया गया, जिसमें 562 बंदियों को रखने की व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा जेल में महिला वार्ड अलग से बनाया जाएगा। जो महिला कैदी रहेंगी उनको अलग से बंद करने की व्यवस्था रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 123 करोड़ रुपए की बड़ी लागत से जो जिला कारागार तैयार की गई है उसका आज जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा तमाम अन्य जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संत कबीर नगर में किया जाएगा। उसके अलावा जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संपन्न होने जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में कितनी तादाद में लोग आएंगे? देखिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर सख्त हैं, जिसको लेकर अगर आज की हम जनसभा की बात करें तो जनसभा में वो भारी भीड़ नहीं होगी जो अमूमन योगी आदित्यनाथ की जनसभा में देखी जाती है। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, स्थानीय विधायक मौजूद रहेंगे, स्थानीय दूसरे नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो जनसभा होगी उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। संत कबीर नगर में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वो कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुशीनगर में भी वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं या जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर व्यवस्थाएं की हैं कितना धरातल पर लागू हुई है, जनता से भी वो मुखातिब होंगे और वहां पर भी लोगों से बातचीत करके एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो शाम को वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से
से वो 11 बजे से एक के बाद एक तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन किसी न किसी जनपद के दौरे पर रहते हैं, या फिर कोई निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, या किसी योजना का फीडबैक खुद लेते हैं। उससे ये जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना सजग है। तो उसी को लेकर ये आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यस्त रहने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आज 3 अलग अलग जिलों का दौरा करने वाले हैं। काफी व्यस्त है आज उनका शेड्यूल, और आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या कुछ सौगात दे सकते हैं। वो संत कबीर नगर में करीब 24 करोड़ की सौगात देंगे। सीएम योगी 122 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उसके अलावा कुशीनगर को करीब 12 करोड़ की सौगात देंगे। वहीं सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 40 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। संत कबीर नगर में 24 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। तो 122 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। कुशीनगर में 120 करोड़ की सौगात देंगे और विकास के परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण होना है। कई विकास के कार्यक्रम होंगे। संत कबीर नगर में करीब कई योजनाओं का लोकार्पण होना है। 122 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। और आपको बता दें कि दोपहर 1:25 पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कुशीनगर में रामकोला कप्तानगंज तहसील पहुंचेंगे। कुशीनगर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वो करीब 245 करोड़ की सौगात देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 122 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। कुशीनगर को करीब 120 करोड़ की सौगात देंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। आज रायबरेली दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रहेंगी। सुबह 8 बजे लखनऊ से रायबरेली के लिए रवाना होंगी प्रियंका गांधी। जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगी। न्याय पंचायत अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ भी बैठक करेंगी। सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। तो आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि 2 दिन के ही दौरे पर आई थी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी, लेकिन आज चौथा दिन है उनका। और दिनेश चौहान संवाददाता हमारे साथ, नीलेश चौहान हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, आज प्रियंका गांधी का भी कई कार्यक्रम हैं। हालांकि वो 2 दिन रुकने वाली थी, लेकिन इनका कार्यक्रम और काफी बढ़ गया है। सिर्फ चुनाव को लेकर ही, या फिर आम जन से जुड़ने का मकसद सारा ये सब कुछ कार्यक्रम चुनावी है? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरा प्रियंका गांधी का था, उसके बाद वो 2 दिन और बढ़ाया गया, 4 दिवसीय दौरा कर दिया गया। आज के अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी कार्यक्रम आज प्रियंका गांधी की तरफ से किए जाएंगे वो 2022 के चुनाव को देखते हुए किए जाएंगे। जिस तरीके से उनका आज जो रायबरेली दौरा है, क्योंकि कहा जाता है कि रायबरेली और सुल्तानपुर 2 ऐसे जिले थे जो कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते थे। आज उस गढ़ में प्रियंका गांधी जाएंगी, जहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, चाहे वो प्रधान हो, प्रधान प्रतिनिधि हो, या फिर जो जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हो, इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। उसके अलावा सामाजिक संगठनों से भी बात करेंगी, क्योंकि रायबरेली और सुल्तानपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में उस गढ़ को भेदने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ऐसे में प्रियंका गांधी वहां पर जाएंगी। पूर्व विधायक जो वहां के रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, उन तमाम लोगों के साथ एक समन्वय बैठक करेंगी कि कैसे सुल्तानपुर और रायबरेली के जो कांग्रेस का गढ़ था उसको बचाया जा सके। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रियंका गांधी का ये दौरा, क्योंकि जिस किले को भेद पाना काफी मुश्किल होता था, उसको पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भेदा था। जी, ऐसे में अब कांग्रेस बात ये है कि पिछली बार चुनाव में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी।
जब विधानसभा चुनाव हुआ था साल 2017 में, और अपनी ही जमीन अब तलाशने में जुट गई है कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर इतनी कम सीटें आई, महज 4 या 5 में सिमट गई थी। और उसके बाद एक बार फिर से अब चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश में, तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने आप को बचा पाना, अपना जनाधार जो उनके इलाके हैं वहां पर अपने जनाधार को बचा पाना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। देखिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की भी साख इस पे लगाई गई है कि उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है कि कैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया जाए। अब जरूरत है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपनी पार्टी की साख बचाने के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की भी साख बचाएं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो पूरी तरीके से खत्म होती नजर आती है, उसकी जड़ों को फिर से मजबूत किया जाए। खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी के किले कहे जाते थे, रायबरेली और सुल्तानपुर, वहां पर भी जो पिछले बीते चुनाव की अगर हम बात करें, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव की बात कर लें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके किले को भेदने का काम किया था, वहां पर कांग्रेस को हराने का काम किया था, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस रायबरेली में और सुल्तानपुर में अपनी साख को बचाए रखे। जिस तरीके से कांग्रेस की जो विधायिका थी अदिति सिंह, उन्होंने अपने बागी तेवर दिखाए थे, कई बार उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके गिने हुए 3 से 4 विधायक हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके विधायक आपकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पार्टी में आपसी कलह चल रही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी के अगर हम पूरे दौरे को देखें, तो प्रियंका गांधी जब मीटिंग ले रही थी प्रदेश कार्यालय पर, उस दौरान देखा गया कि तमाम जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुई। तो ये व्यवस्थाएं कांग्रेस के अंदर चल रही हैं। अगर ऐसी व्यवस्थाएं चलेंगी तो प्रियंका गांधी वाड्रा अगर 4 दिवसीय नहीं 40 दिवसीय दौरा अगर उत्तर प्रदेश में कर ले, कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस में असंतोष व्याप्त है, इसी वजह से आपस में ही उनकी लड़ाई हो रही है, एकजुटता नहीं देखने को मिल रही है। ये एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ सकती है कांग्रेस के लिए, और चुनौती भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, यूपी विधानसभा चुनाव में अब मैदान में उतरेगी शिवसेना। शिवसेना प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आने वाले दिनों में बन सकता है सियासी गठजोड़। ओवैसी के बाद शिवसेना यूपी विधानसभा चुनाव में अब ताल ठोक सकती है। तो यहां पर आने वाले दिनों में सियासी गठजोड़ हो सकता है। माना जा रहा है कि शिवसेना किसी के साथ गठजोड़ कर सकती है, गठबंधन कर सकती है, क्योंकि अब ऐलान किया गया है शिवसेना की तरफ से कि वो यूपी में चुनाव लड़ेगी। यानी सियासी मैदान में उत्तर प्रदेश में शिवसेना भी अपनी भूमिका निभाने जा रही है। ये एक अहम खबर और बड़ी खबर। शिवसेना का कहना है कि वो प्रदेश के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। एसके, शिवसेना का ये ऐलान कैसे लेते हैं आप? और यही नहीं, 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान है। बिल्कुल निश्चित है कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन था, उस दौरान कहीं न कहीं शिवसेना ने उत्तर प्रदेश या किसी भी दूसरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा था। लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच जो संबंध है वो तल्ख होते गए, जिसके बाद कहीं न कहीं इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई। जहां तक लखनऊ का सवाल है, कल शिवसेना प्रमुख अनिल सिंह ने लखनऊ में बैठक की थी और बैठक करने के बाद अपने पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के बाद यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारेगी। और कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी यूपी शिवसेना अपना प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रचार करने और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर ये प्रस्ताव होगा। तो निश्चित है कि शिवसेना अब उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर शिवसेना के यूपी प्रमुख अनिल सिंह ने ऐलान कर दिया है। जो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर परेशानी भरी बात होगी, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं जरूर एक जैसे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अगर शिवसेना सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या आगे की तस्वीर होगी। जी, इसके यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि अगर शिवसेना यहाँ पर मैदान में उतरती है और वो किसी और पार्टी से गठबंधन करती है, मान लीजिए, या फिर अकेले मैदान में उतरती है, तो यहाँ ज्यादा कुछ भूमिका उनके लिए करने के लिए नहीं है, सिर्फ ये वोट का नुकसान करेंगे जैसा मुझे लगता है।
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में शिवसेना की स्थिति ऐसी अभी तक नहीं है जिसमें वो उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी जिता सकते हो। क्योंकि पिछले अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो किसी भी सीट पर शिवसेना की तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई अपने किसी बड़े नेता का कार्यक्रम नहीं लगाया गया है और ना ही कोई इस तरीके का प्रचार किया गया है। हालांकि चुनाव आते ही शिवसेना ने ऐलान जरूर कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आप शिवसेना अगर चुनाव लड़ती है तो आखिर कितना नुकसान दूसरी पार्टियों को होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैसी के बाद शिवसेना यूपी विधानसभा चुनाव में अब ताल ठोकने वाली है। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद वो बनने वाले हैं खबरों की दुनिया के एक बहुत बड़े बदलाव के साक्षी। बदलाव क्या है ये हम आपको जल्द ही बताएंगे और दिखाएंगे भी। बढ़ते हैं आगे खबर यूपी से, जहां पर एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया है। 24 घंटे में 14,88,000 लोगों को टीका लगाया गया है। सूबे में अब तक 8,62,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो सूबे में अब तक 8,62,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 14,88,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो यूपी में एक दिन में ही इतनी तादाद में लोगों को टीका लगाया गया है। तो टीकाकरण जितनी तेजी से यूपी में हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक पल होगा। ये टारगेट किया गया है कि जितने लोग हैं कम समय में सभी लोगों को वैक्सीनेशन दे दी जाए और रिकॉर्ड बना रहा है यूपी। एक ही दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया है लोगों का। 24 घंटे में 14,88,000 लोगों का यहां पर वैक्सीनेशन हुआ है। तो योगी सरकार के निर्देश के अनुसार लगातार रिकॉर्ड बना रहा है उत्तर प्रदेश। कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है और 24 घंटे में 14,88,000 लोगों को टीका दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, अहम बात है और प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि किस तरह से दिन रात स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो प्रदेश में अब तक 8,62,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यूपी में एक दिन में किया गया है 14,88,000 लोगों का टीकाकरण। कोरोना को देखते हुए ये डेडलाइन बनाया गया है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाए और ठीक उसी तरह से ऐतिहासिक टीकाकरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है लगातार। खबर अयोध्या से, यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है आप। 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा को संजय सिंह और मनीष सिसोदिया लीड करेंगे। आपकी ये तिरंगा यात्रा अयोध्या में निकाली जाएगी। रामलला हनुमानगढ़ी के सामने से यात्रा निकलेगी। तो आपको बता दें कि हर पार्टी अयोध्या की तरफ रुख करती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, शुरुआत वहीं से होती है। अब रामलला हनुमानगढ़ी के सामने से यात्रा निकलेगी, अयोध्या पहुंचेगी आप। यूपी चुनाव को लेकर तैयारियों में आप जुटी हुई है और 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। और इस यात्रा की शुरुआत हमेशा की तरह जिस तरह से पार्टी इस बार कर रही हैं, रामलला के यहां जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और उसके बाद यहां पर यात्रा निकलेगी। हनुमानगढ़ी के सामने से यात्रा निकलने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको जाने से पहले बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद से बदलने वाला है आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज वन इंडिया। दोपहर 12 बजे से नए तेवर और बिल्कुल नए कलेवर में न्यूज वन इंडिया को रिलॉन्च करेंगे। देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर 12:45 पर। आप भी बनिए हमारे इस बदलाव के साक्षी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज वन इंडिया, खबर भी असर भी।